मुर्दैया दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है, जिसके माध्यम से लेखक ने कई वर्षों से दलित आत्मकथाओं में साहित्य जगत में बंधे बंधाए मानदंडों को तोड़कर अपने जीवन में जुड़े उस सच्चे और कड़वे सच को सबके सामने उजागर करने का प्रयास किया है, जिसे उन्होंने स्वयं झेला था। मुर्दैया प्रसिद्ध दलित लेखक तुलसीराम की आत्मकथा है। यह इनकी आत्मकथा का प्रथम भाग है, जिसका प्रकाशन 2010 में हुआ। मणिकर्णिका तुलसीराम की आत्मकथा का दूसरा भाग है, जिसका प्रकाशन 2013 में हुआ। इस आत्मकथा को 7 उपशीर्षकों के माध्यम से अपने जीवन में एक एक पड़ाव को पाठकों के सामने रखा है। तो करेंगे बुक पर चर्चा। हाय, आई एम राधिका and you are watching Bookbaz. If you have not subscribed to our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so that you can get all our updates. तुलसीराम की यह आत्मकथा दलित समाज को और उस समय की परंपरा को प्रकट करती है। तुलसीराम द्वारा लिखित मुर्दैया उनकी एक ऐसी आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने लेखन से दलित जीवन को कष्टों, यातनाओं, उपेक्षा, प्रताड़ना आदि को खुलकर अभिव्यक्त किया है और सामाजिक बंधनों पर जमकर हमला किया है। मुर्दैया यानी गांव का वह कोना जहां पर मुर्दे फूके जाते हैं, जहां मरे हुए जानवरों का चमड़ा उतारा जाता है। तुलसीराम द्वारा अपनी आत्मकथा का नाम मुर्दैया देना केवल शीर्षक ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की पुकार है। एक जगह तुलसीराम जी कहते हैं, हमारी बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती, उसका शीर्षक मुर्दैया ही होता। मुर्दैया दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक यथार्थता को प्रस्तुत करती है। मुर्दैया अपने प्रथम खंड भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि के माध्यम से यह दिखाया गया है कि किस प्रकार समाज में भूत प्रेत और अंधविश्वास का कड़ा मायाजाल समाज में एक ना ठीक होने वाले रोग की तरह फैला हुआ था और ऐसे ही समय में इसी दलित समाज में उनका जन्म हुआ। कहते हैं, व्यक्ति जिस वातावरण में पला बड़ा होता है, उसका असर उस पर अवश्य दिखाई देता है। फिर इस मूर्खता और अंधविश्वास से तुलसीराम कैसे अछूते रह सकते थे? उन्होंने अपने इस प्रथम खंड में यह स्पष्ट कर दिया कि दलित और स्वर्ण के भगवान अलग अलग होते हैं और उनकी पूजा अर्चना, प्रसाद और हर विधि अपना अलग स्थान रखती है। वह देवी देवता के साथ भूतों को भी बहुत मानते हैं और डर से वशीभूत होकर जाने अनजाने में अपनों को हानि पहुंचाते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है, जिसके चलते तुलसीराम को चेचक जैसी भयानक बीमारी से अपनी एक आंख गंवानी पड़ती है, जिसके चलते समाज उन्हें अपशकुन मानने लगा। तुलसी ने मुर्दैया आत्मकथा की भूमिका में ही यह स्पष्ट कर दिया कि यह सभी मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को आत्मकथा के माध्यम से मैंने बाहर निकाला। उन्होंने बड़े विस्मयकारी ढंग से अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में बताया कि किस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा किसी भी आई चिट्ठी को पढ़ने के दौरान कैसी अपमानजनक बातों का सामना करना पड़ता था, जिससे उबकर घर वालों ने उनका नाम प्राइमरी विद्यालय में लिखवाया था कि कम से कम किसी की चिट्ठी पत्री को पढ़ने के लिए ब्राह्मणों की गाली गलौज का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर तुलसीराम ने इस आत्मकथा के दूसरे अंश मुर्दैया तथा स्कूली जीवन में शिक्षा के लिए किया जा रहा संघर्ष और उसमें गांव से थोड़ा दूर स्थित मुर्दैया की चौंकाने वाली घटनाओं को इस रूप में प्रस्तुत किया। उस समय शिक्षा में ब्राह्मणों ने एक क्षत्रराज स्थापित कर लिया था और यदि कोई दलित या नीच जाति के व्यक्ति को स्कूल में दाखिला मिल जाता था तो उसे जाति सूचक शब्द या भद्दी गालियों से पुकारा जाता था। ये आत्मकथा अतीत के विचारों और कर्मों से मिलकर तैयार हुई है, इसलिए इसमें व्यक्ति और समाज दोनों का इतिहास दिखाई पड़ता है। तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम अंश डॉक्टर तुलसीराम ने मुर्दैया के तीसरे अंश अकाल में अंधविश्वास के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को प्रस्तुत किया है। रचनाकार ने अपने आत्म के साथ साथ समाज, उनका रहन सहन, अंधविश्वास, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी अनेक समस्याओं को उभारा है। कह सकते हैं कि आत्मकथा में
कई बार आत्म महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, उसके बहाने समय और समाज की कहानी कही जाती है, उनके विकास क्रम का चित्रण किया जाता है। इस आत्मकथा के चौथे अंश मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन और पांचवें अंश भूतनिया नागिन में तथा उपयुक्त तीनों अंश के अकाल के समय की परेशानियों को प्रस्तुत किया गया है तथा यह भी दिखाया गया है ग्रामीण परिवेश के इन अनपढ़ लोगों में फैला भूत प्रेत का डर किस कदर उनके सामान्य जीवन को प्रभावित करता है, जिसके कारण उनका जीवन बद से बदतर हो जाता है। एक अंधविश्वास के चलते लोग बत्तख नामक पालतू पक्षी को बच्चे के ऊपर बैठाने पर मजबूर करते हैं। इसमें मान्यता यह भी है कि चुड़ैल भाग जाएगी। इन बीमार बच्चों को कोई दवा नहीं दी जाती। इस तरह कई बच्चे मर जाते हैं। फिर हुल्लड़ मच जाता है कि चुड़ैल ने बच्चों को खा लिया। इन सब के अलावा तुलसी राम ने दलित समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, तीज त्योहार के माध्यम से उनके समाज को प्रस्तुत किया है। इन सारी कुरीतियों, अंधविश्वासों के बीच तुलसी राम की शिक्षा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिसमें अड़चने तो बहुत थी, लेकिन पढ़ाई में होशियार होने की वजह से उसका फल भी मिल रहा था। छठवां अंश मुर्दैया आत्मकथा का छठवां अंश चलो बुद्ध की राह और सातवां अंश आजमगढ़ की फाका कशी ने तुलसी राम के जीवन में एक नया मोड़ लिया था। रचनाकार ने 9वीं कक्षा में गौतम बुद्ध, अब्राहम लिंकन, गांधी, नेहरू आदि महापुरुषों के बारे में जाना, पर तुलसी राम बुद्ध से इतना प्रभावित हुए कि उनका बाल मन हमेशा ही वैसी ही कल्पना करने लगा। बस एक ही धुन हरदम सवार थी कि हाई स्कूल समाप्त हो और मैं बुद्ध की तरह भाग जाऊं। इस प्रक्रिया में मैं एकांतवादी होने लगा। वह भी शिक्षा के लिए घर त्यागते हैं, लेकिन परिस्थिति से मजबूर वापस आ जाते हैं। इन्हीं सारी परेशानियों से जूझते हुए तुलसी राम बुद्ध, अंबेडकर और मार्क्स से प्रभावित अपने जीवन से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, साहित्य और भूमि आदि साधनों से बंधित और सामाजिक गतिविधियों से अलग थलग दलितों को मजदूरों की श्रेणी में रखा गया। तुलसी राम ने इस आत्मकथा से दलित जीवन की उस सशक्त भूमि को अपनी लेखनी का माध्यम बनाया। इस आत्मकथा में मार्क्सवादी चिंतन का प्रभाव दृष्टिगत होता है। निसंदेह डॉक्टर तुलसी राम ने इस आत्मकथा में विरोधी परिस्थितियों में अदम्य जिजीविषा और जीवन संघर्ष की झलक दिखाई है। आत्मकथा समाज परिवर्तन की मांग करती है। यह कोई मन बहलाव की पुस्तक नहीं है, बल्कि इस पर गहराई से सोचना होगा। इसके साथ ही मुर्दैया के अगले अंश की प्रतीक्षा भी है। तुलसी राम ने अपनी इस आत्मकथा की भूमिका में यह अंकित किया है कि जाहिर है अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। दलित चिंतन की ओर भी बातें इस आत्मकथा के अगले अंश में हमारे सामने प्रस्तुत होंगी। मुर्दैया के लिए कहा जा सकता है कि वह उन आलोचकों के लिए करारा जवाब है जो दलित साहित्य को मानवीय मूल्यों की उपेक्षा करते हैं। यह आत्मकथा पूरे दलित समाज के अदम्य जीवन संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का संदेश देती है तथा यह भी बताती है कि जो नरकीय या दास्तापूर्ण जीवन दलितों को मिला है उसमें व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि व्यवस्था का अपराध है। ग्राम्य जीवन अपनी समग्रता और नग्नता में मस्त दिखता है। वे शब्द को हम लगभग भूल चुके हैं। वे सब वहाँ जीवित हैं, आसीन हैं। इसको पढ़कर मैं अपने गांव की बहुत सारी चीजों को पुनः याद कर सकी। इस जीवनी के सबसे करुणामय दृश्य मरे हुए पशुओं के डांगर निकालने हेतु गिद्धों, कुत्तों और महिलाओं में व्यक्ति होड़ है, या चोरी से निकाले गए मांस पर दंड स्वरूप सुअर भात का भोज कराया जाना, या लौकी की तुमड़ियों में रखे सुखाए गए जानवर के मांस को जेठ इत्यादि में खाने के लिए काम में लिए जाते। लेखक को अपने जीवन की एक एक घटना को बड़े ही सरल ढंग से समझाने की कोशिश की है। बचपन की मीठी और कड़वी, जबकि मीठी कम है और कड़वी अधिक, लेकिन फिर भी दोनों का एक अच्छा मिश्रण तैयार किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।